तरफ के सुरेश नामांकन करते हुए इस वक्त उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। ये देखिए, नामांकन करने के साथ साथ उनकी तस्वीरें और विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है विपक्ष की तरफ से। ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर के पद को लेकर उम्मीदवार उतारा गया। अब इसका चयन होगा, चुनाव होगा, जो कि चुनाव कल होना है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि अंक गणित रजनीश एनडीए के समर्थन में है, एनडीए के पक्ष में है, तो ऐसे में सर्वसम्मति एनडीए के पक्ष में ही नजर आएगी स्पीकर पद को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी आंकड़ा है निश्चित तौर पर वो एनडीए के पास है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और तमाम जो उसके सहयोगी हैं वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वो चुनाव जीत सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इंडिया अलायंस के पास वो नंबर नहीं है, करीब करीब 30-32 सीट वो पीछे हैं। लेकिन विपक्ष के कई नेता ये कह भी रहे हैं कि चुनाव वो जीत जाएंगे, इसमें कोई शंका उन्हें नहीं है। लेकिन एनडीए की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो जब सरकार का गठन हो रहा था और उस वक्त कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि टीडीपी स्पीकर का पद चाहती है, जेडीयू स्पीकर का पद चाहती है, कुछ पार्टियां हैं जो ये नहीं चाहती कि बीजेपी का स्पीकर हो, एनडीए का स्पीकर हो। तो ऐसी कुछ पार्टियों पर ज़रूर इनकी ये उम्मीद बंधी होगी कि वो पार्टियां हो सकता है चुनाव में उनके साथ में ना जाए। तो ये एक बहुत छोटी सी संभावना है जो बहुत सही साबित होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश ज़रूर है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। 2014 और 2019 में जब उनसे सहमति नहीं ली गई थी क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं थे, उनके पास नंबर नहीं थे, अब वो ठीक ठाक स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे में वो अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार और सरकार के जो बड़े मंत्री हैं जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस की वो बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लोग भी अपनी ओर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास भी नंबर है और वो ये लड़ाई आगे लड़ेंगे। और शुरुआत पहले दूसरे दिन में अगर इस तरह की स्थिति है तो अगले 5 साल में संसद के भीतर किस तरह की स्थिति होगी उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। और इस तरह की तैयारी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अपनी ओर से कर ली। बिल्कुल, बड़ी तैयारी कर ली है विपक्षी पार्टियों ने। और आमोद, सरकार ने भी क्लियर कर लिया है कि विपक्ष से ये कंडीशनल सपोर्ट, सशर्त समर्थन नहीं चाहिए। कि सरकार की मंशा साफ है, सरकार सहमति से चलना चाहती है, लेकिन विपक्ष के सामने हर मांग के सामने उसके घुटने नहीं टेक सकती है। ये भी मंशा साफ कर दिया गया सरकार की तरफ से। और जिस तरह से कल रक्षा मंत्री खुद पहल कर सारे विपक्षी दलों से बात की है, इससे ये साफ होता है कि प्रधानमंत्री ने कल सुबह जो बयान दिया था कि सबकी सहमति से चलना चाहेंगे और सहमति के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, उसकी पहल सरकार की तरफ से हुई। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। प्रमोद जी, पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर ये बात थी क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर पर सहमति बन जाती है तो हम स्पीकर के पद पर सहमत हो जाएंगे, लेकिन अब तो स्पीकर के पद पर उम्मीदवार उतार दिया के सुरेश के रूप में। इसके मतलब डिप्टी स्पीकर के पद पर ना कोई आश्वासन है, ना कोई सहमत बनी और सरकार अड़ी हुई है कि दोनों अपने पास रखेगी। 52 से जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, हमेशा ये परंपरा ज्यादातर निभाई गई है, एक आध एक्सेप्शन छोड़ के। भाजपा ने तो डिप्टी स्पीकर बनाया नहीं, बिना डिप्टी स्पीकर के चला लिया सब। ये लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं, हर जगह तानाशाही दिखा रहे हैं। तो उस पर लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना हमारी मजबूरी है, आवश्यक है, और इसीलिए हमने उम्मीदवार। लेकिन प्रमोद जी, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है प्रमोद जी कि हमने आम सहमति बनाने की कोशिश की। अरे, आम सहमति बनाने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम स्पीकर भी लेंगे और डिप्टी स्पीकर अपने साथी को देंगे। इसे आम सहमत तो नहीं कहा जा सकता ना। हमने जो कदम उठाया वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जी, लेकिन प्रमोद जी, आप अगर प्रमोद जी से संपर्क हमारा टूटा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हमसे राय नहीं ली गई और डिप्टी स्पीकर के पद पर राय नहीं ली गई, जो कि बोला गया राहुल गांधी की तरफ से। इस वक्त गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, उनकी सुनते हैं। एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है दिखाने के लिए? लड़ाई
देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी का जिक्र नकारते हुए उन्होंने देश के वर्तमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको नकारा है।